अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के डिटेल आंसर्स करेंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी वीडियो में आपको टोटल 3 क्वेश्चन करवा दूँ। ये डिटेल क्वेश्चंस हैं, सो एटलीस्ट 3 पेजेस तो होंगे और इसमें एक में तो डायग्राम का भी जिक्र किया गया है कि डायग्राम भी बनानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर विद लेबल डायग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। वो मसल जो अटैच होते हैं बोन से, नॉट कार्टिलेज, थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको हम टेंडन कहते हैं, वो होते हैं स्केलेटल मसल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि बोन से मसल्स अटैच होते हैं थ्रू टेंडन, जो इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का ये मतलब होता है कि अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होते हैं थ्रू बोन्स। हम ये कहते हैं कि ये मसल्स, ये सेल्स स्ट्रिएटेड होते हैं। इसमें रेगुलर रिस्ट्रिप्शन आपको नजर आएगी। अगर आप बुक की डायग्राम में भी देखें तो उसमें स्ट्रिएटेड नजर आती हैं, वो रेगुलर रिस्ट्रिप्शंस होती हैं इनके स्ट्रक्चर में। सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इनके स्ट्रक्चर में ना आपको न्यूक्लियस ज़्यादा नजर आएंगे, जैसे एज कम्पेयर टू स्मूथ मसल्स, उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये परफॉर्म करता है वॉलंटरी मूवमेंट। सो ये वहाँ और उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये प्रेजेंट होता है नेक में, आर्म में, लेग में, क्योंकि वो मसल्स हैं जो वॉलंटरी एक्टिविटी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप चलते हैं फिरते हैं, आपने हाथ को मूव किया है तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपकी डाइजेशन आपके हाथ में नहीं है, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपके हाथ में नहीं है। तो ये वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और वो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जो वॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये अरेंज होते हैं बंडल्स में। पैटर्न ऑफ स्ट्रिएशन इनकी मसल सरफेस पे आपको नजर आएंगी, वो भी रेगुलर। ये थी डेफिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है। आपको ये पता होना चाहिए कि मसल्स कंपोज करते हैं थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर्स, और ये मसल फाइबर्स अरेंज होते हैं बंडल्स में। हम ये कहते हैं कि पूरा जो इंटायर मसल्स है उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और वो होती है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम द ओवरऑल मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एपीमाइसियम, और ये इंटायर मसल्स को कवर की हुई होती है लेयर। अब क्या होता है कि हर ईच मसल के पास मसल बंडल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मसल फेसिकल्स, और ये मसल्स भी सराउंड करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, और उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और इनसाइड द पेरीमाइसियम एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। लाइक पेरीमाइसियम के इनर साइड पे एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, और ये 1000 इन नंबर्स होते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, 1000 इन नंबर्स होते हैं मसल फाइबर्स और मसल सेल्स। जिनको याद रख सकते हैं कि पहले होता है मसल, उसके पास होते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल्स कंटेन करते हैं मसल फाइबर्स, और वो या मसल सेल्स भी आप इनको कह सकते हैं। और मसल फाइबर्स के पास मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स के पास थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, वो मायोफिब्रिल्स फिर मायोफिलामेंट कंसिडर करती हैं। तो ये होते हैं अरेंजमेंट। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल्स के पास बहुत सारी न्यूमरस ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और ये नर्व्स कनेक्ट करती हैं मसल से बाय न्यूरॉन्स, जो इनिशिएट करते हैं, जो डेवलप करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन मसल्स। आपकी मूवमेंट हो रही है, आप अपने हाथ को हिला रहे हैं, तो वो कैसे हो रही है, वो विद द हेल्प ऑफ मसल्स हो रही है। ये मसल्स ही है जो इनिशिएट करवाता है मूवमेंट को, और मसल्स में मूवमेंट कौन इनिशिएट करवाता है, तो वो फिर न्यूरॉन्स करवाते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम से। मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, तो मैंने कहा था कि उसमें लिखा हुआ होता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्प करता है न्यूरॉन्स में। क्वेश्चन था आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में, तो हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स ही हैं जो इनिशिएट करवाते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स में हमें ये पढ़ना है कि मायोफिब्रिल्स होते हैं मसल फाइबर्स के पास। मैंने भी बताया कि वो कंसिडर करते हैं सेल ऑफ स्केलेटन, जिसके पास मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये मायोफिब्रिल्स कंटेन करते हैं, एक कवरिंग होती है इनके पास, और आप ये कह सकते हैं कि सराउंड करते हैं कोई एक मेम्ब्रेन से, और उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा वो मेम्ब्रेन है जो सराउंड करती है मसल फाइबर्स को, और बिलो सार्कोलीमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, जिसको जो मसल फाइबर को जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जैसे सेल है, सेल में आपके पास साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मसल्स की बात हो रही है, मसल के ऊपर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सार्कोलीमा है। लीमा का मतलब ही मेम्ब्रेन होता है। सारा साइटोप्लाज्म होता है सार्कोप्लाज्म।
अब ये जो सार्कोप्लाज्म है ये कंटेन करता है ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस भी इसी में प्रेजेंट होते हैं। सार्कोलीमा के ही इनसाइड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। लाइक आपको पता ही है कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो न्यूक्लियस मल्टीपल होते हैं मसल्स फाइबर्स में, पेरिफेरल इन पोजीशन होते हैं। अब हमारे पास है कि ये सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है और सार्कोप्लाज्म में ही ऑर्गेनील प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनील में एक होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मल्टीपल होते हैं क्योंकि इसको ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो फिर वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। दैट्स वाई इसके पास न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और न्यूमरस ही न्यूक्लाई होते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है कि हर मायोफिब्रिल कनेक्ट करते हैं विद द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एट अ प्लेस कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी की वजह से आगे उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है और ये स्पेसिफिक मस्कुलर जो जंक्शन है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाती है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सो दैट्स वाई इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें अटैच नहीं होंगे क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। अब हम ये कहते हैं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये स्टोर करता है कैल्शियम प्लस आइंस को और देन फिर रिलीज कर देता है जो कैल्शियम प्लस आइन है ये ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आगे जाके अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन से और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ना ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी स्मूथ नहीं होती है, तो ये इमेजिनेशंस फॉर्म करती हैं। लाइक इमेजिनेशंस को हम टी ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके ट्राइड्स बनाती हैं। अब साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ वाइट ट्यूब्यूल्स होते हैं क्योंकि ये स्मूथ में ट्यूब्यूल्स होते हैं हमेशा, तो ये ट्यूब्यूल्स को नाम हम देते हैं टी ट्यूब्यूल्स और ये रन करता है परपेंडिकुलर और कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्टोरेज हाउस है फॉर कैल्शियम आइंस यूज्ड इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो आपको बस ये याद रखना है कि मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है और फिर आगे जाके ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाता है। इसमें टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं फिर। अब हमारे पास है मायोफिब्रिल्स कंटेन करते हैं टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो 16 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है जबकि एक्टिन होता है 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। बात ये है कि जो मायोसिन है जो थिक फिलामेंट है ये थिक प्रोटीन होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि थिक फिलामेंट के पास 1000 मसल फाइबर्स मायोसिन प्रेजेंट होता है। पहले तो आप ये याद रखें कि जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ना वो प्रेजेंट होती है मायोसिन की और फिर वो अनक्रॉस ब्रिजेस की बाइंडिंग एक्टिन पर होगी। उनकी जो क्रॉस ब्रिजेस की बाइंडिंग है वो एक्टिन पर होती है और फिर ये जो जॉइंट हो जाते हैं। तो जो ये मायोसिन है ये कंसिस्ट करता है मायोसिन मोनोमर्स, इसके बाद 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड होते हैं। हम 2 पार्ट कहते हैं, एक टेल होती है और 2 हेड होते हैं। हेड हमेशा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं, मतलब 2 हेड है तो एक हेड में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसमें यह है कि ट्विस्ट करता है स्टैंड एंड प्रोजेक्टेड हेड आउटवर्ड विच फॉर्म अ क्रिस क्रॉस लिंक विद एक्टिन फिलामेंट और हर एक्टिन फिलामेंट थिन होता है। इसके बाद 7 to 8 नैनोमीटर की इसकी डायमीटर होती है। डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी ट्विस्टेड होते हैं। भी याद रखिएगा कि इसके पास 2 प्रोटीन होती हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना, जब मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि इसके पास 2 प्रोटीन होती हैं। एक प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन और एक होती है ट्रोपोमायोसिन। आगे हम पढ़ेंगे कि जो कैल्शियम होता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है वो आगे जाके बाइंड ही ट्रोपोनिन से होता है। ये रहा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है 3 डिफरेंट सब यूनिट्स का। ट्रोपोनिन आपको बस ये याद रखना है कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो प्रेजेंट होता है और इसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड। आपको पहले ये याद रखना है कि ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट में, ये प्रोटीन है एक्टिन की और इसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और जो दूसरा प्रोटीन है वो ट्रोपोनिन होता है और इसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है CINT और हर जो सब यूनिट होता है वो असाइन होता है फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे ट्रोपोनिन C है TNC वो बाइंड करता है कैल्शियम प्लस आइन से। ट्रोपोनिन I है वो इनहिबिट करता है एक्टोमायोसिन इंट्रैक्शन को। ट्रोपोनिन T है वो यूज़ होता है बाइंडिंग ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोनिन की ये है प्रोटीन सब यूनिट्स और आगे जाके वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
ऑल्टरनेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डेवलप ऑल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क रीजन्स, जो आपको स्ट्रिएशंस में दिखते हैं बैंड, इनको हम कहते हैं ये स्ट्रिएशंस बैंड कहलाती हैं। लाइक कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होता है। टू टाइप्स ऑफ बैंड प्रेजेंट होते हैं, डार्क बैंड और एक होता है लाइट बैंड। डार्क बैंड को आप ए बैंड भी कह सकते हैं। इसको आप ये कहते हैं कि ये जो डार्क बैंड है, ए बैंड है, ये एन आइसोट्रॉपिक होता है। एन आइसोट्रॉपिक का ये मतलब है कि इसका एंगल चेंज नहीं होता, ये पोलराइजिंग होता है। और जो लाइट रीजन होता है, ये आपकी लिखा हुआ है, लाइट रीजन होता है, कंटेन करता है सिर्फ एक्टिन फिलामेंट, और इसको हम आई बैंड कहते हैं। ये थिन होता है, थिन का ये मतलब है एक्टिन, और इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक, लाइक ये एंगल चेंज करता है, ये नॉन पोलराइजिंग होता है। बैंड होता है ए बैंड बहुत ज़्यादा थिक होता है क्योंकि इसके पास मायोसिन भी होता है, ज़्यादा मायोसिन होता है, और पार्शली एक्टिन होता है क्योंकि इसने मायोसिन के साथ इंटरेक्ट किया हुआ होता है ना, लाइक ओवरलैप करना होता है। और आई बैंड के पास सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है, इसलिए थोड़ा सा लाइट होता है। अब आपको एस जोन की बात, आपको एस जोन पता होना चाहिए, एम लाइन पता होनी चाहिए कि क्या होती है ये। पहले जेड लाइन आखिर होती क्या है, तो जेड लाइन वो लाइन होती है जो पास करती है सेंटर ऑफ आई बैंड को। आई बैंड के पास सिर्फ ए बैंड होता है, आई बैंड के पास सिर्फ एक्टिन होता है, और हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन जो सेंटर ऑफ आई को पास कर रही होती है वो जेड होती है। एम लाइन वो लाइन होती है जो पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ ए बैंड या एस जोन। ए बैंड के बिटवीन एक मिडल में एक लाइन प्रेजेंट होती है, ब्राइटेस्ट पोर्शन ऑफ ए बैंड होता है जो कंटेन करता है मायोसिन को, वो होता है एच जोन, और जबकि जो एच जोन का मिडल होता है वो होता है एम लाइन। मैं भी आपको डायग्राम से भी समझा देती हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, आप ज़रा बुक से भी पढ़ेंगे और डायग्राम देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो ये है, और सार्कोमेयर याद रखिएगा, ये एरिया होता है बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन के बिटवीन सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है, और यही है जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन है मसल्स का, लाइक इसी की वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन ऑफ मसल इज सार्कोमेयर। सकते हैं ये है सार्कोमेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन है, पहले तो आप ये देखें कि ये लाइन है, ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये है मायोसिन। क्रॉस ब्रिजेस हमेशा मायोसिन के पास होते हैं, और वो फिर क्रॉस कराते हैं, वो बाइंड करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो ओवरलैप करते हैं एक्टिन के साथ, और देन फिर इंट्रैक्शन होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब आपको पता होगा कि ए बैंड में मैंने कहा था कि इसमें मायोसिन भी प्रेजेंट होता है और एक्टिन भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये यहाँ से एक्टिन से मायोसिन तक आ जाएगा ए बैंड, और ए बैंड के बिटवीन एक लाइन होती है जो सबसे ब्राइटेस्ट लाइन है, वो है एच जोन। एच जोन के बिटवीन एक ब्राइटेस्ट लाइन है, वो है एम लाइन। अब यहाँ पे सार्कोमेयर और जेड लाइन पता होना चाहिए। तो पहले तो आई बैंड आपको पता हो कि आई बैंड वो लाइटेस्ट बैंड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट होता है, लाइक एक्टिन प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ। तो एक्टिन कहाँ है, एक्टिन ये रहा, तो ये होगा आई बैंड और ये होगा आई बैंड। जेड लाइन का आपको ये याद रखना है कि जेड लाइन वो लाइन होती है जो पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ आई बैंड, या आई बैंड के सेंटर में पास करेगी वो जेड लाइन होगी। और सार्कोमेयर तो वो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल है जो वो एरिया है बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। यहाँ पे जेड लाइन के बिटवीन जो एरिया है वो होगा सार्कोमेयर, जो ए बैंड है उसके बिटवीन एस जोन होता है। तो ये था सार्कोमेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसको ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गया होगा। ये वैसे लॉन्ग वीडियो हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो दोनों पार्ट क्वेश्चंस के करेंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये लेंथी क्वेश्चंस था। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।